नमस्कार साथियों, मैं शिकवाल सर आपका उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं। साथियों, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल आपको यह अच्छे से पता है कि मैंने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का निरंतर दौर चलायमान रखा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 31 में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आगामी शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपकी तैयारी के मूल्यांकन के लिए भी क्या हो सकते हैं, काफी कारगर हो सकते हैं। तो बिल्कुल साथियों मेरे साथ जुड़िएगा और इस मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का आनंद लीजिएगा। तो चलते हैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 31 में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा, क्या कह रहा है प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूर्ण से अनशिक्षण सूत्र का संबंध है। बिल्कुल शिक्षण सूत्रों को लेकर यहां एक क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्ण से अंश शिक्षण जो सूत्र है इसका संबंध किससे है। क्या गेस्टोलवाद से है, प्रकार्यवाद से है, निर्मितवाद से है या मनोविश्लेषणवाद से। तो सोचिएगा और उत्तर तक पहुंचिएगा। बात हो रही है पूर्ण से अनशिक्षण सूत्र को लेकर। पूर्ण से अनशिक्षण सूत्र को लेकर बात हो रही है। तो इस शिक्षण सूत्र का जो संबंध है साथियों किससे हो सकता है, यह बात पूछी गई है इस क्वेश्चन में। देखिए मनोविश्लेषणवाद की भी अपन बात करते हैं तो मनोविश्लेषणवाद में यदि चर्चा हो रही है वो किसको लेकर हो गई, अचेतन मन को लेकर हो रही, अचेतन मन को लेकर। तो इसका मतलब ये विकल्प तो क्या हो गया, गलत हो गया। निर्मितवाद की भी बात करता हूं तो संपर्त्य को लेकर चर्चा होती है। किसको लेकर, संपर्त्य को। इसका मतलब यह विकल्प भी क्या होगा, गलत हो रहा। प्रकार्यवाद की भी मैं बात करता हूं तो इसमें मन के कार्यों को लेकर चर्चा होती है, मन के कार्यों को लेकर। तो इसका मतलब यह विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। बचा कौन सा, गेस्टोलवाद जो है उसका संबंध किससे है। इसका संबंध पूर्ण से अनशिक्षण सूत्र से है। इसका संबंध किससे है, पूर्ण से अनशिक्षण सूत्र से है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं इस गेस्टोलवाद को तो जर्मनी में गेस्टोल संप्रदाय का उदय कब हुआ था, जर्मनी में 1920 में हुआ था। इसके मुख्य प्रवर्तक कौन थे, इस संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक की यदि मैं बात करूं तो कौन थे, वो थे आपके मैक्स वर्दीमर। कौन थे साथियों, मैक्स वर्दीमर इसके मुख्य प्रवर्तक थे। और इनका यह मानना है किसी भी बच्चे को यदि आप सिखाना चाहते हो तो पहले संपूर्ण समस्या से परिचय कराया जाए, उसके बाद उसे स्वतंत्र रखकर स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाए। तो पाठ्यक्रम निर्माण में भी यह संप्रदाय विशेष योगदान है और पूर्ण से अनशिक्षण सूत्र भी इस संप्रदाय की क्या मानी गई, देन मानी गई है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा आखिर ये ए विकल्प क्यों सही हो रहा है। बिल्कुल कारण सहित हमने इस ए विकल्प के सही होने की चर्चा की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी अवस्था में अहम बेनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे में द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति रहती है। क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है या मध्य प्रौढ़ अवस्था है। किस अवस्था में द्वंद्व और संघर्ष की स्थिति रहती है। यदि हम बात करते हैं प्रौढ़ावस्था में तो प्रौढ़ावस्था में किसी भी तरह से द्वंद्व और संघर्ष की स्थिति नहीं रहती है। यदि आप सोचते हो शैशवावस्था, जिसका एक नाम इन्फेंसी एज है, इसको क्या कहते हैं, इन्फेंसी एज भी कहते हैं साथियों। और शैशवावस्था में यदि शिशु के 0 से 5 साल की जो अवस्था है साथियों, इसमें द्वंद्व और संघर्ष की स्थिति नहीं रहती। इस अवस्था में सीखने का आदर्श काल रहता है। क्या रहता है, सीखने का आदर्श काल रहता है। अच्छी अच्छी बातें उसे सिखाई जाती है, जिसके कारण इसे द्वंद्व की अवस्था या संघर्ष की अवस्था नहीं कहा गया। यदि आप उत्तर
बाल्यावस्था देते हो तो ये विकल्प आपका बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि बाल्यावस्था में संग्रह की प्रवृत्ति रहती है। कौन सी रहती है? संग्रह की प्रवृत्ति रहती है। इसके अलावा इसमें रचनात्मकता का संबंध रहता है। इसके अलावा इस बाल्यावस्था में संग्रह भी करता है, रचनात्मक प्रवृत्ति में भी विश्वास रखता है और समूह में रहता है, तो इसे समूह या टोली दल की अवस्था भी कहा गया। और कई बार बालक झूठ भी बोलता है, इसलिए इसको मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा गया, मिथ्या परिपक्वता का काल। तो ये चीजें किसमें रहती, बाल्यावस्था में रहती, इसलिए ये बी विकल्प भी क्या हो गया, गलत। तो आंसर क्या सही हुआ? आंसर हुआ साथियों आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो किशोर किशोरियों जो रहते हैं, कई बार उनमें माता पिता से उनका संघर्ष भी चलता है, क्योंकि माता पिता की उपदेशात्मक बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती है। इसी कारण किशोरावस्था को द्वंद्व और संघर्ष का काल भी कहा गया है। तो ए विकल्प क्या हो गया, बिल्कुल सही माना जाएगा। तो समझ गए होंगे साथियों आखिर ए विकल्प क्यों सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यह 4 विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? सही नहीं है, इस चीज को पूछा जा रहा है। देखिएगा, क्या वार्सन और व्यवहारवाद, यह विकल्प तो सही है, क्योंकि वार्सन ही व्यवहारवाद के क्या है, जनक है। वार्सन ही क्या है, वार्सन व्यवहारवाद के जनक है। इसका मतलब यह विकल्प तो क्या हो गया, सही। यहां कौन सा सही नहीं है यह पूछा जा रहा, तो इसलिए यह आंसर तो होगा नहीं। जीन प्याजे का संबंध क्या संज्ञानवाद से है? बिल्कुल है। तो यह विकल्प भी क्या हो गया, गलत। जीन प्याजे को संज्ञानवाद का जनक कहते हैं। संज्ञानवाद का जनक कौन है? जीन प्याजे। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे आखिर बी विकल्प क्यों गलत हो रहा। तीसरा विकल्प है आपके सामने, क्या कॉलर का संबंध गेस्टोलवाद से? बिल्कुल कॉलर का संबंध गेस्टोलवाद से है। तो यह विकल्प भी क्या हो गया, गलत। क्योंकि सवाल क्या पूछा जा रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये तीनों ही तो क्या है साथियों, ये तीनों तो क्या है, सही है। जो सही नहीं है वो कौन है? जॉन डेवी का संबंध संरचनावाद से होता है? नहीं होता। तो इस जॉन डेवी का संबंध किससे है? देखिएगा, जॉन डेवी का जो संबंध है साथियों वो किससे है? संबंध वो है आपके प्रकार्यवाद से। जॉन डेवी का संबंध किससे? प्रकार्यवाद से है, संरचनावाद से नहीं। इस दृष्टि से आपका डी आंसर क्या हो रहा है, बिल्कुल सही माना जाएगा। जॉन डेवी को प्रकार्यवाद की मीमांसा भी कहा गया है। जॉन डेवी ने अपने पुस्तक टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी में प्रकार्यवाद की घोषणा भी की है। तो जॉन डेवी का संबंध किससे है साथियों? इस प्रकार्यवादी संप्रदाय से है, ना कि संरचनावादी संप्रदाय से है। इस वजह से यहाँ सवाल जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो गलत में कौन सा आ रहा है? जॉन डेवी वाला विकल्प आ रहा है गलत में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समझिएगा। निम्न में से कौन सा विद्यालय प्रभावशालीता के मूल निर्धारक कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय जो है वे प्रभावशालीता के मूल निर्धारक के अंतर्गत आता है? देखिएगा, क्या शिक्षक है, पाठ्यचर्या है, प्रबंध तंत्र है या सभी है? विद्यालय की प्रभावशालीता का संबंध किससे है? बात क्या हो रही है, विद्यालय की प्रभावशालीता
प्रभावशालीता बोले या प्रभावशीलता, प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कौन है? देखिएगा, विद्यालय की प्रभावशालीता के मूल निर्धारक की यदि बात करें तो विद्यालय का प्रभाव तभी होगा, वहां का प्रबंध तंत्र क्या होगा? मजबूत, तब वो विद्यालय क्या होगा? प्रभावशाली। दूसरा, वही विद्यालय प्रभावी होगा जहां शिक्षक को क्या दिया जाएगा? महत्व। बिना शिक्षक के विद्यालय प्रभावशाली नहीं हो सकता। तो यह भी इंपॉर्टेंट। यदि जिस विद्यालय में पाठ्यचर्या नियमित रूप से करवाई जाती है, पाठ्यक्रम को समयबद्ध करके तरीके से पूरा करवाया जाता, तो वो प्रभावी रहता है। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब विकल्प क्या हो रहा है? डी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ये तीनों ही क्या है साथियों? तीनों ही सत्य है। पाठ्यचर्या, तो विद्यालय को प्रभावी में तीनों का क्या है? योगदान, इसलिए डी विकल्प क्या है? बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा, या इस कथन के प्रतिपादक कौन है? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह बात किसने कही थी? वुंट ने कही, अरस्तु ने कही, स्किनर ने कही, या विलियम जेम्स ने कही? देखिएगा, विलियम जेम्स की यदि हम बात करें तो विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया। चेतना का विज्ञान, यह बात कही। स्किनर ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया। व्यवहार का विज्ञान, यह बात कही। तो ये दोनों ही विकल्प क्या हो गए साथियों? ये गलत हो गए। फिर यदि आप बात करते हो वुंट ने, इसने भी मनोविज्ञान को क्या माना था? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था। चेतना का विज्ञान, इसका मतलब यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत। बचा कौन सा? तो मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान की यदि हम बात करें तो यह बात किसने कही थी? अरस्तु ने कही थी। तो सी विकल्प क्या माना जाएगा? सही, कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह कहने वाला व्यक्ति कौन था? अरस्तु था। अरस्तु का एक नाम क्या है? अरस्तु को आप एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। एरिस्टोटल, यह भी इसका एक नेम है। और अरस्तु मनोविज्ञान का जनक है, यह बात केलर ने कही थी। तो मनोविज्ञान का जनक जो है, यहां एक सवाल और तैयार हो रहा है आपका, मनोविज्ञान का जो जनक है वो कौन है? अरस्तु है। यह बात किसने कही थी? यह बात केलर ने कही थी। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि आखिर मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह कहने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है साथियों? अरस्तु सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 काफी महत्वपूर्ण है और काफी कारगर है। देखिएगा, ट्रॉली शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश की देन है? ट्रॉली शिक्षण का सबसे पहली बार प्रयोग किस देश ने किया था? देखिए, क्या इंग्लैंड ने किया, भारत ने किया, अमेरिका ने किया, फ्रांस ने किया? देखिएगा, फ्रांस की यदि बात करूं तो एक नाम आता गाल्टन। ये फ्रांसीसी विद्वान था जिसने व्यक्तिक विभिन्नता शब्द को दिया था। व्यक्तिक विभिन्नता को लेकर बात कही। इसका मतलब टोली शिक्षण को लेकर इस देश ने बात नहीं की, इसलिए यह विकल्प क्या होगा? गलत होगा। फिर यदि इंग्लैंड की बात करें तो लगभग 1913 इंग्लैंड में एक मेंटल डिफेंस एक्ट पारित किया गया। मेंटल डिफेंस
एक्ट पारित किया गया। इसके बाद मंदबुद्धि और पिछड़ी बुद्धि में अंतर हुआ। अंतर, पहले मंदबुद्धि बालक और पिछड़ी बुद्धि बालकों को एक माना जाता था, लेकिन जैसे ही इंग्लैंड में मेंटल डिफेंस एक्ट पारित हुआ, उसके बाद मंदबुद्धि और पिछड़ी बुद्धि बालकों में क्या हुआ, अंतर हुआ। इसका मतलब बुद्धि शब्द को लेकर चर्चा किसने की थी, इंग्लैंड ने की थी, और व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर फ्रांस। तो ये दोनों विकल्प तो क्या हो गए, गलत। भारत की भी बात करें तो टोली शिक्षण का सबसे पहली बार प्रयोग भारत में नहीं हुआ था। सबसे पहली बार प्रयोग कहां हुआ था, अमेरिका में हुआ था, और अमेरिका से क्या आया था, भारत में आया था। इसलिए ये विकल्प क्या हो गया, गलत। और सी विकल्प क्या है, बिल्कुल सही है। टोली शिक्षण, जिसे हम दलीय शिक्षण कहते हैं, समूह शिक्षण कहते हैं, इसका सबसे पहली बार प्रयोग जिस लोकतंत्रीय देश ने किया वो था अमेरिका। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे सी क्यों सही हो रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा को देखकर घबराइएगा मत और आनंद से इस प्रश्नोत्तरी का आनंद लीजिएगा। देखिए, अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी है, एक कोई छोटा बच्चा है, उसके हाथ से रोटी पानी में गिर गई। दूसरा छोटा बालक उस रोटी देने के पक्ष में नहीं है, उसके पास दूसरा एक छोटा बालक है उसी एज का, लेकिन वो उसको रोटी नहीं दे रहा है। लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने में सहमत हो जाएगा। किशोर का यह व्यवहार कैसा है, ध्यान से समझिएगा। दो बालक है, एक बालक के हाथ से रोटी नीचे गिर गई या नाली में गिर गई, लेकिन उसी एज का दूसरा बालक उसके पास बैठा है, वो उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं है। लेकिन एक तीसरे नंबर, एक तीसरा किशोरावस्था वाला बालक है, वो ये सारा दृश्य देखता है और वे ये सोचता है जिस बालक की रोटी गिर गई और उसे रोटी दे देनी चाहिए। ये किशोरा वाला जो बालक है वो ऐसा व्यवहार कर रहा है कि उसे रोटी दे देनी चाहिए। तो उसका ये व्यवहार क्या दर्शाता है, या इस व्यवहार को क्या कहेंगे? क्या उस किशोर व्यवहार को अच्छा व्यवहार कहेंगे कि छोटे बच्चे के हाथ से रोटी गिर गई और वो रोटी दे रहा, तो उसका व्यवहार तो क्या अच्छा है? क्या उस छोटे बालक को उसे दया के भाव रखकर दे रहा है इसलिए अच्छा है? क्या उस किशोरावस्था वाले बालक में नैतिक व्यवहार आ रहा है, नैतिक जिम्मेदारी उसे महसूस हो रही है इसलिए उसे रोटी दे रहा है? क्या उस छोटे बालक के प्रति वो करुण व्यवहार रख रहा है? देखिएगा, यहां पर यह पूछा जा रहा है दूसरी रोटी देने में सहमत हो जाएगा, तो किशोर का यह व्यवहार क्या कहलाएगा? देखिएगा, अच्छा व्यवहार तो सामान्य सभी में रहता है, मदद करनी चाहिए। तो यह विकल्प पूर्ण रूपेण तो क्या है, सही नहीं है। दया के भाव हर जीव के पास रहता है, दया का भाव रखने चाहिए, उसमें यह जरूरी नहीं किशोर वाला ही रखे, प्रौढ़ व्यक्ति भी दया के भाव रख सकते हैं। तो यह विकल्प भी नहीं है। और करुणा के भाव का मतलब है दूसरों के दुख को देखकर स्वयं भी दुखी हो जाना, करुण रूप में कहलाता है। लेकिन उस किशोर का यह व्यवहार क्या कहला रहा है? नैतिक जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार कहला रहा है। इस वजह से सबसे उच्च कोटि का जो विकल्प माना गया वो क्या है? नैतिक विकास है। वापिस सुन लीजिएगा, अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी है, दूसरे छोटा बालक उस रोटी देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने में सहमत हो जाएगा, तो उसका यह व्यवहार किशोर का नैतिक व्यवहार कहलाएगा। ये पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यवहार पर आधारित है, अप्लाइड क्वेश्चन है साथियों। तो सी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो टीवी को चलाने के आधार पर जो हम सीखते हैं वो क्या है? क्या वो सामाजिक अधिगम है, अंतर्दृष्टि अधिगम है, प्राचीन अनुबंधन है या नैमित्तिक अनुबंधन है? देखिएगा, विभिन्न प्रकार के, क्या सवाल पूछा जा रहा है? विभिन्न प्रकार के क्या आ रहा? एक तो यंत्र आ रहा, दूसरा रेडियो भी आ रहा, तीसरा टीवी या टेलीविजन आ रहा। इसको चलाने का संबंध किस प्रकार के अधिगम से है या किस प्रकार के सीखने से है? देखिएगा, सामाजिक अधिगम में अनुकरण को महत्व दिया गया। अनुकरण को महत्व सामाजिक अधिगम में। जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है साथियों? यह सिद्धांत बांडुरा का है। किसका है? बांडुरा का। तो अनुकरण की बात हो रही है, टेलीविजन रेडियो की तो बात हो नहीं रही, तो यह विकल्प तो क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत। अंतर्दृष्टि की यदि बात करें तो अंतर्दृष्टि में बालक को समस्या दे दी जाती है, तो अंतर्दृष्टि तो पूर्णता का प्रतीक है। पूर्णता का को टीवी टेलीविजन को लेकर बात नहीं हो रही, इसलिए यह भी क्या हो गया? गलत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया था। फिर यदि आप सोच रहे हो प्राचीन अनुबंधन, तो रेडियो टेलीविजन के आधार पर सीख रहा है। यदि रेडियो टेलीविजन यंत्र की बात करें तो अधिगम में एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसके सिद्धांत को यांत्रिकता का सिद्धांत भी कहते हैं, उसे साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्राचीन अनुबंधन तो थॉर्नडाइक का है, जो कि उद्दीपक और अनुक्रिया को महत्व देता है, और ये आपके नाम क्या आ गया? थॉर्नडाइक। ये भी होगा नहीं, तो बचा कौन? नैमित्तिक अनुबंधन जो है, इसके बालक जो है किसी न किसी साधन के माध्यम से सीखता है। इस नैमित्तिक अनुबंधन को यांत्रिक अनुबंधन भी कहते हैं, इसको साधनात्मक अनुबंधन भी कहते हैं साथियों। और ये नैमित्तिक अनुबंधन की यदि हम बात करें तो करके सीख रहा है, यंत्र तरीके से सीख रहा है। इसका संबंध जो होता है नैमित्तिक अनुबंधन का, वो स्किनर के सिद्धांत से होता है। तो टीवी रेडियो के आधार पर सीखना, यंत्रवत तरीके से सीखना नैमित्तिक कहलाता है, और डी विकल्प क्या कहलाएगा? सही कहलाएगा। तो समझ गए होंगे आखिर 8वें का डी विकल्प क्यों सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एक अधिगम विकलांग था जिसमें लिखावट में कठिनाई को शामिल किया गया, यह क्या कहलाती है? डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैकुलिया या कोई नहीं? देखिएगा, एक अधिगम में विकलांग था जिसमें लिखावट, तो देखिएगा लेखन संबंधी दोष। लेखन संबंधी दोष का संबंध किससे? लेखन संबंधी दोष जो सीखने में क्या रुकावट है। हर विकल्प पर चर्चा कीजिएगा। उदयपुर का सरजी स्टडी सेंटर, जहां पर यदि सिकवाल सर है तो हर विकल्प पर चर्चा होगी। देखिए, लेखन संबंधी दोष किसमें है? देखो, डिस्कूलिया की यदि आप बात करते हो, सबसे पहले कोई नहीं तो होगा ही नहीं, इसमें कोई ना कोई तो विकल्प सही है। डिस्कूलिया का संबंध जो होता है वो गणित संबंधी, अंक संबंधी गणना से है। गणित संबंधी वे अंग संबंधी गणना से। तो ये विकल्प तो क्या होगा? क्या इसमें लेखन को लेकर कोई बात है? नहीं है, इसलिए सी विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। फिर यदि आप
डिसलेक्सिया कहते हो तो इसका संबंध है उच्चारण संबंधी, उच्चारण संबंधी। और यहां पर लेखन संबंधी हो रही तो यह विकल्प भी क्या हो गया साथियों, यह भी क्या हो गया गलत। बचा क्या, बचा है डिसग्राफिया जो है ये सी को डी लिखना एक तरह से लेखन संबंधी दोष है, लेखन में त्रुटि है जो आपको सीखने में बाधकता होती है। तो विकल्प जो है बी क्या है साथियों, बिल्कुल सही माना जाएगा, बी विकल्प सही माना जाएगा। तो समझ गए होंगे आखिर प्रश्न नंबर 9 का बी विकल्प क्यों सही हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके मोबाइल के पटल पर देखिए और फटाफट उत्तर दीजिए। आदत की विशेषताएं होती है, आदत में कौन से गुण होते हैं देखिएगा। ये शब्द आ गया आदत, और आदत को क्या कहा गया, हैबिट। हैबिट सब हैबिटस से निकला है जिसका अर्थ होता है योग्यता। तो आदत जो होती है साथियों, आदत जो है अर्जन है। आदत क्या है, आदत, आदत को अर्जित किया जा सकता है। आदत का संबंध यदि देखा जाए थकान दूर करने में भी आदत का योगदान रहता है। तो थकान को दूर करने में भी आदत का योगदान रहता है। और यदि आप देखते हैं आदत जो है वो आपको कार्य करने के लिए तत्पर रखने में, तो आदत की विशेषताएं होती है। देखिएगा आदत अर्जित भी है, आदत से कोई काम सरल हो जाता है, काम क्या हो जाता है सरल हो जाता, थकान का अनुभव नहीं होता। तो सरलता और सुविधा भी है। जब आपको आदत होती है तो कहने का तात्पर्य आदत की कौन सी विशेषताएं हैं, तो बिल्कुल आदत से आप में तत्परता का भी अनुभव होता है कि मुझे आदत हो गई। जब थकान अनुभव नहीं होगा तो आप किसी कार्य को भी क्या करोगे, तत्पर रहकर करने का प्रयास करोगे। और ये सभी तो आदत की विशेषताएं होती है। यहां अगर सवाल पूछ लिया जाता आदत की इनमें से कौन सी प्रमुख विशेषता है, तब तो आपका विकल्प क्या हो जाता बी। लेकिन यहां सामान्य चीज पूछी इसलिए आपका विकल्प क्या हो रहा है, डी सही हो रहा है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11। जॉन डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया में तृतीय मुख क्या बताया है, तृतीय मुख किसे बताया है। देखिएगा ये है आपका जॉन डीवी। ये क्या था, शैक्षिक दार्शनिक था, मनोवैज्ञानिक नहीं था साथी। कौन था, एक शिक्षाविद के रूप में दार्शनिक विचारधारा वाला था। इसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया। एक तरफ तो कौन था, शिक्षक होता है, तो पहला कौन है शिक्षक। दूसरी तरफ इन्होंने क्या माना, छात्र, तो दूसरा कौन हो गया छात्र। और तीसरा इसने मुख्य क्या माना, पाठ्यक्रम माना। पाठ्यक्रम को विषय वस्तु भी कहते। तो यहां पर विकल्प क्या हो गया, विषय वस्तु सही है, मित्र होगा नहीं, शिक्षक होगा नहीं। तो तीसरा जो मुख बताया है जॉन डीवी ने वो किसको माना, पाठ्यक्रम या विषय वस्तु को माना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, बेसल आयु किसके मापन में काम आती है। देखिए बेसल आयु, कौन सी आयु, बेसल आयु, यानी कि जिन बच्चों को या जो बच्चे अपनी आयु स्तर की नीचे की कक्षा का कार्य भी नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों को तो टर्मिनल वर्ष के रूप में पहचान मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है जब आयु के निचले आयु वाले,
तो बेसल आयु सदैव किससे संबंधित होती है? सोचिएगा, उत्तर दीजिएगा। बेसल आयु का संबंध जो होता है वो किससे होता है? रुचि से नहीं होता। फिर किससे होता है? अभिसमता से। तो ये भी क्या हो गया? नहीं है। तो रुचि और अभिसमता विकल्प क्या हो गए? गलत। फिर बेसल आयु का संबंध किससे होता है? पर्सनालिटी से होता है? नहीं होता है साथियों। तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो बेसल आयु का संबंध किससे है? बुद्धि से है कि किसी बालक में सोचने की क्षमता सेम एज का है, लेकिन कोई बालक अपने से ऊंची आयु वाले के प्रश्नों को भी हल कर लेता है, कोई बालक निचली कक्षाओं के प्रश्नों को भी हल नहीं कर पाता। जो हल नहीं कर पा रहा तो उसकी बौद्धिक योग्यता से उसका संबंध है। उसे ही बेसल आयु और टर्मिनल वर्ष जैसे कई शब्दों का प्रयोग किया गया। तो बी विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13 और समझने का प्रयास कीजिएगा। 11 माह की खुशी वस्तुओं को पहचानने की। देखिए सवाल क्या है। कोई 11 माह का शिशु है। कितने माह का? 11 माह का कोई बच्चा है। उसको खुशी है वस्तु को पहचानना, पकड़ना, उन वस्तुओं को मुंह में डालना, उनकी पहचान करना, ये अध्ययन करता है। तो जीन पियाजे के अनुसार ये कौन सी अवस्था होगी? देखिए 11 माह का कोई भी बालक यदि वस्तुओं को देखता है, उसे पकड़ता है, उसको मुंह में डालता है, उसमें मुंह में चबाता है, तो इस प्रकार वो कार्य कर रहा है, तो उसका संबंध जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था से रहेगा? ये आपका सवाल है। क्या उसका संबंध संवेदी पेशी अवस्था से, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से, स्थूल सक्रियात्मक अवस्था से या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था से? देखिएगा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की यदि अपन बात करें सबसे चौथे विकल्प की, तो ये कथन जो है ये इस अवस्था से संबंधित नहीं है, क्योंकि औपचारिक सक्रियात्मकता का जो काल होता है वो अलग है। एक बार मैं सारे ही अवस्थाओं का वर्गीकरण कर रहा हूं। यहां पर संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष है और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। स्थूल सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद या 11 वर्ष के बाद, डैश डैश डैश, कई जगह 11 भी है और कई जगह 12। तो आपको पता हो गया यहां 11 महीने की चीज पूछी जा रही है, तो आपको यह पता हो गया कि आंसर क्या होगा। आंसर तो क्या होगा? ए होगा। लेकिन इसमें बालक अमूर्त चिंतन करता है, जो सामने नहीं है उसके बारे में क्या करता? चिंतन। इसलिए इस अवस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा गया। स्थूल सक्रियात्मक अवस्था में बालक तर्क करता है, लेकिन तर्क कौन सा है? मूर्त। इसलिए इसको मूर्त अवस्था भी कहा गया। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बालक विपरीत सोचने लगता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है, प्रतीक के द्वारा गुड्डा गुड्डी, दुल्हा दुल्हन, डॉक्टर, चोर, पुलिस, इसलिए इस अवस्था को प्रतीक अवस्था भी कहा गया है। और संवेदी पेशी अवस्था में ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखने का प्रयास करता है। जो भी रहता है उसको मुंह में डालने का प्रयास करता है, उसको छूकर, देखकर, स्पर्श करके, इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया? संवेदी पेशी अवस्था। इसे ही इंद्रिय जनित अवस्था कहा गया। तो जो मुंह में डालकर पहचानने का जो है भाव, ये आपका संवेदी पेशी अवस्था से है। तो सी, बी और डी तो क्या हो गए? गलत। और ए विकल्प क्या हो गया साथियों? बिल्कुल सही माना गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपोर्टेंट है
और कई बार एग्जाम में पूछा गया, द स्कूल एंड सोसाइटी, विद्यालय समाजीकरण, इस पुस्तक की रचना का, विद्यालय क्या करता है, बच्चों में समाजीकरण के भाव रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि विद्यालय में अलग अलग जाति के, अलग अलग समाज के, अलग अलग समुदाय के लोगों के बच्चे आते हैं और उन्हीं को लेकर द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक की रचना किसने की? देखिएगा, स्किनर की पुस्तक का नाम था प्राणी का व्यवहार, स्वतंत्रता की गरिमा से परे, ये स्किनर की पुस्तक का नाम था। तो ये विकल्प क्या हो गया? गलत। थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या नाम है? शिक्षा मनोविज्ञान। इसका मतलब थॉर्नडाइक साहब भी क्या हो गए? गलत। हल यदि बात करें तो हल की पुस्तक का नाम व्यवहार का सिद्धांत है। क्या नाम है? व्यवहार का सिद्धांत। तो ये भी क्या हो गया? गलत। बचा कौन? जॉन डीवी की पुस्तक का नाम है द स्कूल एंड सोसाइटी। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक जो है साथियों कि वो है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक भी लिखी है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। डी विकल्प क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? थोड़ा आनंद के साथ ही, निराश मत होइए, उदास मत होइए साथियों, आनंद के साथ, क्योंकि सफलता कब मिलती है? जब आप किसी भी विषय वस्तु को आनंदित होकर पढ़ते हो, उदास होकर नहीं। संज्ञानात्मक आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? यह बहुत ही दिमाग की घंटियों को हिलाने वाला प्रश्न है। यदि आपने डिटेल से मनोविज्ञान को पढ़ा है तो इसका उत्तर आप दे सकते हो। संज्ञानात्मक आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक कौन है? फटाफट उत्तर दीजिए। यदि आप ये उत्तर देते हो तो ये मान के चलेगा आपका रिट क्लियर है, अगर आप रिट की तैयारी कर रहे हो। तो संज्ञानात्मक आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक कौन है? यदि आप उत्तर देते हो जीन पियाजे, तो ये आंसर बिल्कुल क्या हो गया आपका? एकदम गलत हो गया। क्यों? अब आप सोच रहे हैं ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि सभी के दिमाग में यही तो चल रहा है, जब भी संज्ञान आए अपनों को तो जीन पियाजे को डालना है। यह सवाल क्या पूछा गया? संज्ञानात्मक आंदोलन, संज्ञानवादी सिद्धांत नहीं पूछा गया। संज्ञानवादी सिद्धांत के प्रवर्तक जो है, सिद्धांत के प्रवर्तक तो कौन है? जीन पियाजे हैं। लेकिन यह सवाल क्या पूछा गया? संज्ञानात्मक आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक कौन है? वाटसन? ये भी नहीं, ये व्यवहारवाद के प्रवर्तक है, व्यवहारवाद के। गेने अधिगम की शर्तों के प्रवर्तक है, अधिगम की शर्तें। तो ये भी नहीं हुआ, तो ये भी क्या हो गया? गलत। बचा कौन? बांडुरा जो है वो संज्ञानात्मक आंदोलन का प्रवर्तक माना गया। तो डी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। क्यों हो गया? कारण सहित मैंने चीजें बताई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? अधिगम की किस सिद्धांत को वेक्टर के नाम से जानते हैं? टेक्टर के नाम से नहीं। क्या पूछा गया? अधिगम का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसे वेक्टर के नाम से जाना गया, जिसे वेक्टर मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? वेक्टर मनोविज्ञान की संज्ञा दी है। सोचिएगा, उत्तर दीजिए। गेने का सिद्धांत होगा? नहीं, क्योंकि गेने का सिद्धांत शर्तों का सिद्धांत है, सोपानों का सिद्धांत है। ये तो क्या है? गेने का सिद्धांत शर्तों का सिद्धांत।
शर्तों का सिद्धांत। तो ये विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत की यदि आप बात करोगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत है जिसे यांत्रिक सिद्धांत कहते हैं, इसको साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, इसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। तो यह भी होगा नहीं। इसे सक्रिय क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी का सिद्धांत भी कहा गया। तो यह भी होगा नहीं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की यदि बात करें तो यह भी नहीं है, क्योंकि संज्ञानवादी सिद्धांत की यदि हम बात करें जिसको अनुकूलता का सिद्धांत भी कहा गया। तो बचा कौन? क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने। और कुर्ट लेविन का सिद्धांत ही क्या कहलाता है? वेक्टर मनोविज्ञान के नाम से इसको पहचान मिली है। तो बिल्कुल सी विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। क्षेत्रवादी सिद्धांत को ही वेक्टर मनोविज्ञान के नाम से पहचान मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरणा का कौन सा तत्व नहीं है? देखिए, अभिप्रेरणा के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? पहले वो देखिए, प्रमुख तत्व। यदि आप प्रमुख तत्व को देख लोगे तो आपको खुद को पता पड़ जाएगा कि कौन सा तत्व है या नहीं है। प्रमुख तत्वों में पहला आता है आवश्यकता। क्या आती है? आवश्यकता आती है। क्या आती है? नीड। दूसरा है चालक। क्या आता है? चालक। तीसरा है उद्दीपक। क्या है? उद्दीपक। इन तीनों का योग क्या कहलाता है? तीनों का योग प्रेरक कहलाता है। तो बिल्कुल अब देखिए कौन सा विकल्प नहीं है। और यहां यही पूछा गया अभिप्रेरणा का से संबंधित तत्व नहीं है, तो उद्दीपक तो है, चालक भी है और आवश्यकता भी है। तो ये तीनों तो क्या हो गया? है। इस वजह से गलत हो गया। या नहीं है जो पूछा गया वो क्या है? मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे आखिर ये विकल्प क्यों सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है समझिएगा और उत्तर दीजिएगा। इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? बाल अपराध का कौन सा कार्य या कृत्य नहीं माना गया है? अपराध का कारण नहीं माना गया। देखिएगा, नशा करना बिल्कुल बाल अपराध है, तो यह विकल्प गलत हो गया। कक्षा से भागना यानी पलायन करना, यह भी क्या है? बाल अपराध माना जाता है। झूठ बोलना भी क्या है? बाल अपराध है। तो कक्षा में नींद निकालना कोई सो रहा है, सोता हुआ व्यक्ति तो कोई अपराध ही नहीं कर सकता साथियों। विश्राम की स्थिति में कोई अपराध नहीं होता है। तो डी विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? बैकवर्ड चाइल्ड के लिए कौन सा चाइल्ड? बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड चाइल्ड के लिए शैक्षिक उपलब्धि को लेकर बात किसने कही? शैक्षिक उपलब्धि को लेकर बात, चीज को समझना। देखिएगा, एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया को लेकर बात कही। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, द्विमुखी प्रक्रिया, इसको लेकर बात कही है। इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया? गलत। जॉन बेल ने संवेगात्मक बुद्धि को लेकर बात कही। संवेगात्मक बुद्धि, इसका मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर बात कही, इसलिए ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। जॉन डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया को लेकर बात कही। शिक्षा क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसका मतलब ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। तो तीन विकल्प गलत हो गए। तो सही क्या हुआ? सही हुआ
सीरियल बट जो नाम का व्यक्ति था जिसने बैकवर्ड चाइल्ड नामक पुस्तक को लिखा और उसी में शैक्षिक लब्धि को लेकर बात कही थी। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया साथियों, ए विकल्प बिल्कुल क्या माना गया, सही माना गया। तो चलिए आज के इस सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। किस अवस्था में आक्रामक और धारणात्मक व्यक्तित्व होता है? जीन पियाजे के सिद्धांत से यह सवाल नहीं पूछा गया। यह आक्रामक और धारणात्मक व्यक्तित्व को लेकर सवाल पूछा गया है और यह जो सवाल पूछा गया है यह सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से सवाल है। तो अब तो उत्तर दे दीजिए, इतना मैंने हिंट दे दिया आपको। सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, उसमें से ये सवाल आया हुआ। देखिएगा, एक तो आक्रमणकारी और एक धारणात्मक और तीसरा व्यक्तित्व। तो आक्रमणकारी और धारणात्मक व्यक्तित्व का संबंध किससे है? क्या गुदावस्था से, मुखावस्था से, अव्यक्त अवस्था से या सभी से? देखिएगा, व्यक्तित्व की संरचना को समझाने के लिए इसी सिगमंड फ्राइड ने क्या किया था? एक शब्द दिया था लिबिडो, LIBIDO, शायद आपको दिखाई दे रहा है। लिबिडो शब्द वापस LIBIDO, कौन सा शब्द दिया? लिबिडो शब्द दिया। इस लिबिडो का अर्थ इसने क्या बताया? काम प्रवृत्ति बताया या काम वृत्ति बताया। इसको वृत्ति भी कहा गया। इसी लिबिडो से जुड़ी हुई लैंगिक ऊर्जा थी। कौन सी ऊर्जा थी? लैंगिक। इसको समझाने के लिए सिगमंड फ्राइड ने कुछ अलग प्रकार की अवस्थाओं का उल्लेख किया है। कौन कौन सी अवस्था थी? एक इन्होंने मानी मुखा अवस्था, जिसमें काम भाव कहां रहता? मुख पर रहता है। और जब मुख पर काम भाव रहता है, वो व्यक्ति हर वस्तुओं को, जो छोटा बच्चा है वो मुंह में डालता है, तो उसकी पर्सनैलिटी कोई ज्यादा नहीं रहती, आक्रामक नहीं रहती। नंबर 2 पर इन्होंने रखा गुदा अवस्था। क्या रखा? गुदा अवस्था, काम भाव गुदीय भाग में रहता है और गुदीय भाग में कई बार आपका जो व्यवहार होता है वो आक्रमणकारी शैली का हो जाता है। तो यहां पर आंसर क्या हो रहा है? बिल्कुल सही, गुदा। तो मुखा होगा नहीं, गुदा होगा नहीं। तीसरे नंबर पर इन्होंने शेषावस्था को लेकर बात कही। चौथे नंबर पर अव्यक्त अवस्था को लेकर बात कही। 5वें नंबर पर जनन इंद्रिय अवस्था को लेकर बात कही। तो कितनी अवस्थाएं बताई थी? 5 अवस्थाओं का इसने उल्लेख किया है। शेषावस्था में जो बालक होता है वो वस्तुओं से खेलता रहता है। बाल्यावस्था में खेल खेल में काम भाव भूल जाता है। और जनन इंद्रिय अवस्था किशोर अवस्था को कहा गया। तो आक्रमणकारी जो व्यक्तित्व होता है वो किसमें होगा? गुदीय अवस्था में होगा। जब हम मनोविश्लेषण सिद्धांत को कक्षा में पढ़ेंगे तब इसको डिटेल के साथ हर शब्द पर चर्चा करेंगे। अभी जो इस प्रश्न का उत्तर है साथियों, आक्रमणकारी और धारणात्मक व्यक्तित्व का संबंध जो होता है वो गुदा अवस्था से ही रहता है। बिल्कुल साथियों, यदि आपको ये मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी लगी है तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उदयपुर का सरजी स्टडी सेंटर ही है जहां सिकवाल सर हर विकल्प पर चर्चा करते हैं। और हमारा उद्देश्य आपको जीवन में क्या करना है, सफलता की ओर ले जाना है या आपको सफलता दिलाना है। तो एक बार
पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इस वीडियो में काफी समय तक बने रहे मेरे साथ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक साथियों, आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।